उसके बारे में पढ़ना है। तो राज्यपाल को मैं 3 पार्टों में पढ़ाना है, 3 हिस्सों में पढ़ाए जाते हैं। पहले वीडियो में आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे और दूसरे वीडियो में आपका 1 पार्ट मिल जाएगा। तो राज्यपाल के बारे में जितने हमारे प्रश्न बनते हैं, देखो हमें तैयारी ऐसे करनी है कि कंपटीशन वाला एग्जामिनर जो विद्यार्थी है और पेपर बनाने वाला जितनी गहराई या जितनी शालीनता से, जितनी सामान्य से या कठिनाई स्तर से पेपर बना सकता है, उसी हिसाब से हमें ये चैप्टर पढ़ना है। कठिनाई स्तर आ जाए या सरल स्तर आ जाए, सरल स्तर को भी पढ़ना है, कठिनाई स्तर को भी पढ़ना है, मध्य स्तर को भी पढ़ना है। हमें तीनों स्तर लेके चलने। उसी उद्देश्य से आपको राज्यपाल भारतीय संविधान में इस पद को पढ़ना है। तो राज्यपाल को 3 पार्टों में, 3 हिस्सों में, पहला जो वीडियो में आपके 2 हिस्से पढ़ाए जाएंगे। एक में तो राज्यपाल का सामान्य परिचय पढ़ाया जाएगा, सामान्य परिचय राज्यपाल का, और दूसरे में राज्यपाल के भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से, अर्थात भारतीय संविधान में इसकी स्थिति पढ़ाई जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, अर्थात इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में अनुच्छेदों के माध्यम से इसे पढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है राज्यपाल का, वह है अब तक के प्रसिद्ध राज्यपाल पढ़ाए जाएंगे। विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा सामान्य परिचय, केंद्र सरकार के संदर्भ में इसको पढ़ना है। तो अब तक के भारत या राजस्थान में जितने प्रसिद्ध राज्यपाल हुए, उनके बारे में जितने प्रश्न बनते हैं, उसे हम अगले वीडियो में दर्शाएंगे। इस वीडियो में हमें ये 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक तो राज्यपाल का सामान्य परिचय, एक राज्यपाल के संबंध में भारतीय संविधान में स्थिति, जिससे हम अनुच्छेदों के माध्यम से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे सामान्य परिचय पढ़े हम, सामान्य परिचय में सबसे पहला जो प्रश्न आता है, जो हमारा तरीका है पढ़ने का भारतीय संविधान का, वह है सबसे पहले राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। जब मैंने राज्य सरकार का सामान्य परिचय कराया था तो मैंने इसका अनुच्छेद बताया था, और भारतीय संविधान के कौन से भाग में है ये भी आपको पढ़ना है। तो सामान्य परिचय मैंने आपको उल्लेख और प्रावधान बता चुके हैं। तो बता सकते हो आप कि भारतीय संविधान में इस राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अब आपको एग्जामिनर 4 अनुच्छेद रखेगा, तो राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको आंसर अनुच्छेद 153 करना है, अर्थात राज्यपाल का पद अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 153 में है। दूसरी बात, राज्यपाल का प्रावधान का उल्लेख किस देश से लिया गया है, किस देश से इसे जोड़ा गया, किस देश से इसे लिया गया है। तो आपको ऑप्शन में 4 देश मिलेंगे। तो राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, राज्यपाल का पद कनाडा देश से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको तो रटने और समझने भी हैं। तो ये कौन सा भाग है, तो राज्य सरकार कौन से भाग में है, 6 में है, और राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आती है, राज्यपाल आता है। इस प्रकार राज्यपाल का उल्लेख भी भारतीय संविधान के भाग 6 में है। आपको एक क्वेश्चन बताऊं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग को, ठीक है, किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं। तो आंसर आएगा भाग 6। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं, क्योंकि भाग 6 में राज्य सरकार अर्थात राज्य सरकार के तहत राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है। इसीलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। अब बात करते हैं सामान्य परिचय में के अंतर्गत अन्य
जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया राज्यपाल का निवास स्थान या राज्यपाल का आधिकारिक निगम। एक बार ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया है। आईएएस प्री प्रशासनिक अधिकारी भर्तियों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि राज्यपाल का आधिकारिक निगम क्या होता है। तो उसमें 4 संस्थाओं, 4 निवास या 4 संस्थाओं के नाम रखे गए। आधिकारिक निगम, आधिकारिक निगम का मतलब होता है इसका निवास स्थान, अर्थात राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था आधिकारिक निगम के माध्यम से। तो राज्यपाल का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है राजभवन। ठीक है, एक और विशेष ध्यान रख लेना, राज्यपाल का जो निवास स्थान राजभवन है सदैव कहाँ स्थित होगा। तो सदैव कहा गया है भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो आधिकारिक निगम होगा अर्थात जिसे राजभवन कहा जाएगा वह सदैव उस राज्य की राजधानी में होगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और कि राज्यपाल का जो निवास स्थान होता है प्रत्येक राज्य की राजधानी में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार राज्यपाल के निवास स्थान को राजभवन कहते हैं। अब आगे, जैसे एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था राजस्थान में, शायद सेकंड ग्रेड में आया था, कि नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यपाल को किस शब्द से संबोधित किया जाना चाहिए। नवीन प्रोटोकॉल का मतलब नवीन कुछ प्रावधान राज्यपाल के परंपरागत शब्दों में डाले गए। तो राज्यपाल को संबोधित कहने का मतलब है जब हम राज्यपाल का नाम लेंगे उससे पहले क्या शब्द कहने पड़ेंगे। तो संबोधित शब्द पूछे थे नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार, तो संबोधित शब्द कौन से होंगे। यदि आपको अंग्रेजी भाषा में पूछे, अंग्रेजी में पूछा था शायद सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने, कि राज्यपाल को अंग्रेजी शब्द में किस शब्द से संबोधित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना इसके लिए नवीन प्रोटोकॉल के तहत एक नया शब्द जिसमें है, जब भी राज्यपाल को नाम या राज्यपाल शब्द जोड़ेंगे उससे पहले क्या कहा जाएगा। उससे पहले ऑनरेबल कहा जाएगा, HOURABLE, और लिखते ऐसे हैं लेकिन आपको शब्द ये HOURABLE ऑनरेबल, ये शब्द से नाम से संबोधित किएगा। यदि हम हिंदी की बात करें, यदि हिंदी शब्द की बात करें, इसमें क्या आएगा, ऑनरेबल अंग्रेजी भाषा में कहा जाएगा, जिससे हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थात इसके लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया, तो वह शब्द आपको ध्यान रखना है माननीय। माननीय शब्द दिया, मान्य नहीं, माननीय, माननीय राज्यपाल, ये शब्द है। या फिर माननीय राज्यपाल ना हो, फिर कौन दूसरा शब्द क्या ऑनरेबल के शब्द में और क्या शब्द कर सकते हैं, तो दूसरा शब्द इसमें बताया राज्यपाल महोदय। ये 3 शब्द बताए हैं, ऑनरेबल, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। दूसरी बात, नाम से पहले, जैसे राज्यपाल हम नाम लिखेंगे, नाम से पहले ये शब्द दोनों में से लेने पड़ेंगे। फिर इसके बाद नाम से पहले श्री शब्द से जोड़ा जाता है। तो श्री शब्द यदि महिला राज्यपाल है सुश्री या श्रीमती शब्द जोड़ा जाएगा। तो विशेष करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑनरेबल अर्थात माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, महोदय राज्यपाल आंसर गलत है, पहले महोदय राज्यपाल लिखते थे, लेकिन अब इसे माननीय राज्यपाल या मान्यवर भी हटा दिया, माननीय राज्यपाल यही शब्द आएगा या राज्यपाल महोदय। अर्थात नवीन प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल को माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, इंग्लिश में ऑनरेबल शब्द से इसे संबोधित किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना ये भी, आप जब करंट में ये शब्द चेंज हुआ था उसी समय सेकंड ग्रेड का एग्जाम था और ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया, नवीन था उस समय, करंट था। एक बात। तीसरी बात, सामान्य परिचय में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं
निम्न में से भारतीय संविधान में किस पद को गाड़ी का 5वां पहिया कहा जाता है? निम्न में से भारतीय संविधान में किस पद को गाड़ी का 5वां पहिया कहते हैं? तो गाड़ी का 5वां पहिया किसे कहा जाता है? राज्यपाल। अब गाड़ी का मतलब, गाड़ी में तो 4 पहिए होते हैं, जो शासन चलाता है गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो इसी प्रकार राज्य में 4 जो प्रशासनिक पद होते हैं, राजनीतिक पद होते हैं, कुछ विधि पद होते हैं, जैसे राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या मंत्री परिषद। ये राज्य की गाड़ी के 4 पहिए माने जाते हैं। ये पूरा राज्य का संचालन यही करते हैं। जब भी कोई समस्या आएगी संविधान में, तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश सरकार को चलाने के लिए, अपने समीक्षा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए बैठा हुआ है। इधर कहते हैं आपका मुख्यमंत्री पूरी सरकार का संचालन कर रहा है, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। इसी प्रकार एक और है गाड़ी का 5वां पहिया। जब भी कोई आपात स्थिति आ जाती है और जो भी कार्य किए जाएंगे इसी की स्थिति थी। आपातकाल में जिस प्रकार एक गाड़ी में स्टेपनी होती है और गाड़ी का कोई पहिया पंचर हो जाता है, समस्या आ जाती है राज्य में, जैसे गाड़ी में समस्या आ जाती है, उसी प्रकार राज्य में यदि कोई समस्या आ जाती है उसका निदान अर्थात इसकी सलाह से, इसकी सहायता से, और या तो ये स्वयं काम करेगा या उन अधिकारियों के माध्यम से उस राज्य कार्य को संचालन करवाता है। आपातकाल की स्थिति में, संकट की स्थिति में या कानून जब भी है कोई समस्या आ जाती है, उस स्थिति में ये राज्य का संचालन संभालता है। तो राज्य का संचालन राज्यपाल के नाम से होता है, इसलिए इसे गाड़ी का 5वां पहिया कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बढ़ा दें कि राज्यपाल के पद को गाड़ी का 5वां पहिया कहने वाला विद्वान कौन था? अब विद्वान पूछेगा, या कहने वाला निम्न में से विद्वान कौन था, या कहने वाला निम्न में से कौन प्रधानमंत्री था? अब प्रधानमंत्री पूछेगा तो 4 प्रधानमंत्री आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आपको आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राज्य की गाड़ी का 5वां पहिया कहा था। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, सोने के पिंजड़े में बंद या कैद कह सकते हैं, सोने की, ठीक है, सोने के पिंजड़े में बंद, कैद, बंद या कैद चिड़िया। ये उपमा वाक्य के माध्यम से राज्यपाल के पद को दी गई है, और देने वाला विद्वान कौन था? एक राज्यपाल थी जो देश की पहली महिला राज्यपाल बनी, सरोजिनी नायडू ने, और सरोजिनी नायडू ने ये कहा। तो इस प्रकार विशेष करके आपको 2 ध्यान रखने हैं कि सोने के पिंजड़े में बंद या कैद चिड़िया किसे कहा जाता है, राज्यपाल के पद को गाड़ी का 5वां पहिया किसे कह सकते हैं, राज्यपाल के पद को क्यों? एक तो राज्य के माध्यम से है, दूसरी बात है ये प्रत्येक राज्य की सूचना है, समय समय पे किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार ये स्टेपनी के रूप में कार्य करता है, सेंटर के लिए भी और राज्य के लिए भी। इसलिए ये 2 उपमाएँ किसको दी गई हैं? राज्यपाल को। अब आगे सामान्य परिचय में राज्यपाल के बारे में, राज्य में इसकी क्या भूमिका होती है? अब भूमिका में अनेक प्रश्न बनते हैं, कुछ मैं प्रश्न आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में सामान्य परिचय राज्य सरकार का, जब सामान्य परिचय मैंने बताया था, तो राज्य का मुखिया, राज्य का प्रमुख, राज्य का कार्यकारी प्रमुख, राज्य का अध्यक्ष, मैंने आपको राज्यपाल बताया था, पिछले वीडियो में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार कुछ उपनाम और हैं इसके, कुछ भूमिका हैं। राज्य का अध्यक्ष होता है, अर्थात राज्य के जितने भी कार्य होंगे इसी के सानिध्य में होंगे, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस कार्य को करवाएगा तभी, ठीक है। इसलिए इसे राज्य का प्रमुख, राज्य का मुखिया, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य का अधिशासी प्रमुख भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन और है, राज्य का प्रथम नागरिक।
कि राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो राज्य का प्रथम नागरिक, तो आपको 4 संवैधानिक पद आएंगे और आंसर करना है राज्यपाल। तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल कहेंगे। अब ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ गया, हम अपने राजस्थान के ऊपर ले रहे हैं, हमारे कोई राजस्थान में भी हाल ही में कोई जैसे आगे एग्ज़ाम होंगे, पटवार के हैं, राजस्थान पुलिस के हैं, रीट का है, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी का है, इनमें किसी एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाता है। प्रश्न कैसे आया, राजस्थान में प्रथम महिला नागरिक है। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, राजस्थान में प्रथम महिला नागरिक हैं। भाई प्रथम नागरिक तो राज्यपाल हो गया, और आप जानते हैं वर्तमान में राज्यपाल कौन है, राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल है कौन, कलराज मिश्र। तो देश के पहले नागरिक हो गए, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। राजस्थान का राज्यपाल इस समय वर्तमान में कलराज मिश्र जी हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेकिन इस प्रश्न की कि राजस्थान प्रथम महिला नागरिक, इतना दे दिया, यह है या नहीं है, इतना दे दिया। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन डाले हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, जिसमें आपको ऑप्शन में पेपर में आया और उसमें 4 ऑप्शन आए। जैसे एक आया प्रतिभा पाटिल, एक ये ऑप्शन है, एक में आया आपका वसुंधरा राजे, एक में आपको आया सत्यवती मिश्र, एक में सविता कोविंद। ये आपको 4 ऑप्शन आ गए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में प्रथम महिला नागरिक है। अब विशेष करके आपको महिला देखनी, तो 4 महिला हैं। तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या आना चाहिए, ठीक है। कहते हैं क्लास में कुछ तो विदेशी व्यक्ति आए हुए हैं और वो नहीं जानते क्या हो भैया ये क्या शब्द है, ऐसा क्वेश्चन है। नॉर्मल चीज़ है, हम इन चीज़ों को अध्यापकगण बहुत कम बताते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसी बातें क्लास में बहुत कम बताई जाती हैं, क्योंकि तभी इन चीज़ों को बच्चों को जो सरल क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हमें ये चैप्टर कराना होता है आधा घंटे का एक्स्ट्रा। इनको कोई क्लासों में नहीं कराई जाती, बहुत ही कम क्लासों में ये सामान्य परिचय कराया जाता है, जबकि हम डायरेक्ट अनुच्छेदों में पहुँचते हैं। अनुच्छेद से मतलब नहीं, अनुच्छेद तो पढ़ना ही है, लेकिन हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य था एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया और हम तैयारी करके गए, एग्जाम आने वाला है, अनुच्छेद रट लिया, अनुच्छेद 153 में ये है, अनुच्छेद 54 में ये नियुक्ति ये देगा, शपथ ये देगा, आयोग का सुनी शपथ त्याग पत्र, और माने नेक्स्ट छोटो सा क्वेश्चन डाल दिया कि राजस्थान प्रथम महिला नागरिक। अब दिमाग लगाएंगे, अब बच्चा तुरंत, क्योंकि एग्जाम में बहुत दबाव होता है, अब बच्चा दिमाग लगाएगा लाला पहली महिला, तो शायद हमारी प्रतिभा पाटिल रही, आंसर है वो। बहुत से तो वसुंधरा हुए ठोके आएंगे, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा रही है। अब ऐसी तो अपना अपना दिमाग लगाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना ये आंसर नहीं है। अब रह गए आपको ये सत्यवती, सविता। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना, यहाँ की जो बात है आपको एक बात समझनी है, राजस्थान प्रथम महिला नागरिक है लिख रही हो या ना लिख रहा हो, तो राजस्थान प्रथम महिला नागरिक हमेशा कौन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान की जो पदेन राज्यपाल होगा उसकी घरवाली, उसकी वाइफ, जो पदेन राज्यपाल है मतलब कुछ नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उसे प्रथम महिला नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। पदेन राज्यपाल की घरवाली, तो पदेन राज्यपाल कौन है, हमारे कलराज मिश्र हैं, तो उनकी घरवाली कौन हो गई, सत्यवती मिश्र हो गई। तो इस प्रकार ध्यान रखना। अब बहुत से दिमाग लगाते हैं, गुरुजी प्रतिभा पाटिल तो राज्यपाल रही, तो पहली महिला राज्यपाल ये होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया पदेन, इसका मतलब है घुमा देता है कि राजस्थान प्रथम महिला नागरिक, कुछ नहीं दिया है लिख रखा है, तो यूँ मान लो वर्तमान आज की स्थिति पूछ रहा है, और वास्तव में वर्तमान स्थिति में ये क्वेश्चन आता है। तो वर्तमान में जो राज्यपाल है उसकी घरवाली जो है सत्यवती मिश्र मानी जाएगी, प्रतिभा पाटिल, क्योंकि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, लेकिन आज की स्थिति में ये नहीं है।
ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना कि राजस्थान प्रथम महिला नागरिक पदेन, जो राज्यपाल होता है उसकी पत्नी होती है, उसी को महिला नागरिक कहा जाता है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, जैसे क्वेश्चन आ गया राज्य का औपचारिक प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, कुछ भी आ जा, राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? अब औपचारिक का आपको अनौपचारिक और औपचारिक दो आते हैं। औपचारिक का मतलब है नाम मात्र का, अनौपचारिक का मतलब है वास्तविक। वास्तविक रूप से शासन ये नहीं करता, तो वास्तविक रूप से राज्य का जो संचालन करता है, भागा दौड़ी करता है, अपनी मातृभाषा हम समझें तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है, जबकि ये तो केवल साइन, नाम मात्र साइन करने का अधिकारी। तो औपचारिक का मतलब है नाम मात्र का प्रमुख, और नाम मात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, दो भूमिकाओं में। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, भूमिका को, ये इसकी भूमिका है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे तीसरी भूमिका मैं बता रहा हूँ, बाकी और मैंने बता रखी राज्य सरकार में। जैसे क्वेश्चन आ गया राज्य के विश्वविद्यालयों, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल। यदि इसमें सभी शब्द लिख दिया और ऑप्शन में डाल दिए, राज्यपाल होता है नंबर 1 राज्य के सभी विश्वविद्यालयों कुलाधिपति, नंबर 2 राज्य के विश्वविद्यालयों कुलाधिपति, नंबर 3 राज्य के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों कुलाधिपति। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, या राज्य के, ठीक है, तो प्राय राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति जो भी है, या राज्य के विधि विश्वविद्यालय का कुलपति। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये सटीक, बहुत ही सरल आंसर है, क्वेश्चन है, लेकिन जब ऑप्शन बिल्कुल बराबर के रख दिए जाते हैं, जब हमें दिक्कत आ जाती है। तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, या तो ये वाक्य आएगा, या राज्य के, या प्राय शब्द जुड़ेगा, प्राय राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, या प्राय शब्द जुड़िए, सभी विश्वविद्यालय कर सकता है। अधिकतर तो सामान्यतः ये आएगा कि राज्य के विश्वविद्यालयों कुलाधिपति कौन होता है। तो आपको ध्यान, राज्य के विश्वविद्यालय कुलाधिपति राज्यपाल होता है। लेकिन आपको यहाँ भी दो चीज़ें, आपको दो विश्वविद्यालय अपवाद हैं प्राय। जैसे एक विश्वविद्यालय है आपका राज्य का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एक तो ये है राज्य का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एक है राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब ये दो प्रश्न हो गए, देखें तो आपको तीनों की प्रश्न की बात कर लें, दोनों प्रश्न ये हो गए, एक प्रश्न ये हो गया। राज्य के विश्वविद्यालय कुलाधिपति राज्यपाल, राज्य का जो राज्य है, जैसे राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कह सकते हैं, तो राज्य का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन है। तो ऐसी स्थिति में आपको राज्यपाल नहीं करना है। तो राज्य के सभी की बात नहीं कर रही, अपवाद हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होगा, इसका जो कुलाधिपति होगा वो राज्य का मुख्य न्यायाधीश अर्थात राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश, तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, वही विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का
कुलाधिपति होगा, राज्यपाल यहाँ नहीं होगा। एक बात, ये अपवाद आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हम जानते हैं क्वेश्चन आपको राजस्थान लेवल पूछ लिया है, राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कौन से ज़िले में स्थित है? और मात्र एक है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? जोधपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पूछ लिया है, राजस्थान राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा? कुलाधिपति कौन होगा? तो राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा? ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो ध्यान रखना, जब विधि आ जाए तो आपको राज्य का मुख्य न्यायाधीश करना है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय आ जाए तो आपको आंसर राष्ट्रपति करना है, ना कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री नहीं है आंसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इसका कुलाधिपति होता है। और आप जानते हो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है, वो कहाँ पे है बताइए? अजमेर में। कौन सी जगह? किशनगढ़। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं, एक ऑप्शन ये आ जाए, एक ऑप्शन ये आ जाए, तो बताइए ऐसे में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नंबर 1 किशनगढ़, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 जयपुर। तो आपको अजमेर नहीं करना है, आपको किशनगढ़ करना है। निम्न स्थानीय माना जाता है, जो मेन आंसर है कौन से स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए, तो केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो गया। अब यदि सन भी पूछ लें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ध्यान है इसकी जो स्थापना हुई थी किशनगढ़ में, वह 2009 में हुई थी। और जोधपुर की पूछे नवंबर 1999। तो 1999 ईस्वी में राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में हुई थी। और सन 2009 ईस्वी में राजस्थान के राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किशनगढ़ में हुई थी, ठीक है। इसका कुलाधिपति राष्ट्रपति होगा, इसका कुलाधिपति राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल हो गया, राज्य का औपचारिक प्रमुख ये हो गया राज्यपाल हुआ, और राज्य के विश्वविद्यालय कुलाधिपति राज्यपाल हुआ। अब आगे और भी नाम बढ़ते हैं। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, अधिशासी अध्यक्ष। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान में अनेक संस्थाएं होती हैं, जैसे मैं आपको लिख लेने वाले में बोल रहा हूँ, राज्य के भूतपूर्व सैनिक प्रबंधन समिति, जो राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की एक प्रबंधन कमेटी होती है। तो राजस्थान राज्य भूतपूर्व सैनिक प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया कौन होता है? तो सेंटर जितने भी रिटायरमेंट आर्मी वाले या सैनिक वर्ग है, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। उनकी कोई समस्या, जैसे कोई पेंशन के बारे में या कोई अन्य समस्या है, कोई मांग रखनी है, तो राज्यपाल के माध्यम से अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि इसका मुखिया राज्यपाल होता है, ठीक है। एक बात, ऐसे ही कुछ और संस्थाएं होती हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी रीट वाले, तैयारी रीट में भी ये टॉपिक आता है, L1 वो रीट वाले भी बैठे हुए हैं, L1 L2 को दोनों विद्यार्थी एक साथ बैठे होते हैं। जब राजस्थान के संदर्भ में भारतीय संविधान हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से पहले जैसे STC के जो बच्चे हैं L1 वाले, हाँ L1 वाले STC करके आते हैं, तो उनके कॉलेज में एक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बताइए कौन सा प्रशिक्षण है जिसे हमें पूरा करना होता है, शिविर करना होता है, तो वह क्या है? तो एक शिविर लगाया जाता है जिसे हम
जैसे स्कूलों में एनसीसी होता है, ऐसे ही कुछ अन्य ट्रेनिंगें होती हैं, तो ऐसे एक हम संस्था एक शिविर लगाते हैं और वह शिविर करना अनिवार्य होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसी के तहत एसटीसी वाले जो करते हैं, शिविर करते हैं और शिविर लगाते हैं, और शिविर के प्रधान जो होता है वह है राजपाल। कोई संरक्षक जिनका राजपाल माना जाता है, वह हमें शिविर पूरा करना होता है। और इसी के तहत कहते हैं हमारी एसटीसी की जो डिग्री होती है वो मान्य की जाती है, उसका भी मुखिया कौन होता है, राजपाल होता है। दूसरी बात, एक और संस्था होती है जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष। तो भारत में या कुछ नहीं पूछेगा, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का, हाँ वो स्काउट है। स्काउट का जो स्काउट होती है, स्काउट का संरक्षक कह सकते हैं उसे, या संरक्षक कह सकते हैं, वो राज्यपाल ही होता है, एसटीसी वाले जो करते हैं। अब हम बात करें, ये तो मैंने समझा दिया। अब पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है, ये सीधा प्रश्न आ जाए। चलो इससे पहले आप ये बताएं, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, ठीक है। अब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जब भी ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया तो इसके ज़िले पूछे गए, तो भारत का या भारत में या पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा? हाँ, अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? पश्चिम होगा, राजस्थान के पश्चिमी ज़िले जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, इनमें ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये पश्चिमी ज़िलों में नहीं है, ये राजस्थान के दक्षिण ज़िले में है, और ये है उदयपुर में। पिछड़ा झील, बाघ और हवेली सुना हो, बाघ और हवेली में इसका मुख्यालय बना हुआ है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1979 में। तो 1979 में भारत का जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उसकी स्थापना उदयपुर में की गई। हाँ, बाघ की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई, इतना हम जानते हैं। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, इनका मुखिया भी कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष, जो भी भूतपूर्व सैनिक आ जाए तो भूतपूर्व सैनिक या सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष, सैनिक बोर्ड भी लिख देते हैं कभी कभी, अलग अलग संस्थाएं, एक नहीं है ये। तो राज्य की सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये हमने राज्यपाल के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा, संवैधानिक प्रमुखों ने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आज की वीडियो में राज्यपाल का पहला पार्ट तो ये हो गया सामान्य परिचय, कि राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का अध्यक्ष कौन